वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एवीएसटी डिपार्टमेंट, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एवीएसटी के पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय परिवहन प्रतिरूप में कुछ विशेष समस्याओं का परिवहन प्रतिरूप विधि में किस प्रकार से हल करेंगे, इसकी चर्चा आज करूँगा। सर्वप्रथम बात करते हैं अपविकसित हल, अपविकसित परिवहन समस्याओं के हल की, डीजेनरेट जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी। वैसे इससे पूर्व जो आपकी लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने इसको एक बार बता चुका हूँ, फिर भी आज एक बार पुनः इसको अपन हल करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। यदि किसी हल में भरे हुए वर्गों की संख्या m+n-1 से कम हो, किसी हल के मतलब है कि हमने कोई भी परिवहन समस्या हल करने की तीन विधि में से कोई विधि, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, न्यूनतम लागत विधि या आपके बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन तीनों में से किसी भी विधि से उसको हल करके जो हमारे पास प्रारंभिक संभाव्य हल आया है, उस प्रारंभिक हल की आधार पर हमें उसको अनुकूलतम हल की जांच करनी होती है। तो अनुकूलतम हल की जांच करने से पूर्व जो है हमें उसमें भरे हुए वर्गों की संख्या देखनी होगी। अब वो भरे हुए वर्गों की संख्या m+n-1 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम है तो फिर अनुकूलतम हल की जांच नहीं हो पाएगी जब तक कि हम उस अपविकसित हल को विकसित हल में परिवर्तित ना करें। यहाँ m का आशय है आपूर्ति वाले स्थानों की संख्या और n का मतलब है मांग वाले केंद्रों की संख्या से है। तो अगर कोई अपविकसित हल है तो उसको विकसित हल में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए आपको बताया कि इस अपविकसित हल को विकसित बनाने हेतु न्यूनतम लागत वाले उतने रिक्त स्वतंत्र कोष्ठकों में अत्यंत छोटी संख्या ई रख देते हैं। न्यूनतम लागत वाले जो ऐसे वर्ग जो रिक्त हैं और उनमें से भी जिनकी लागत न्यूनतम है, उनमें से एक सबसे छोटी संख्या ई रख देते हैं। और कितने वर्गों में रखेंगे? जितने वर्ग m+n-1 से कम पड़ते हैं। मान लीजिए कॉलमों की संख्या है 3 और रो हैं 4 और 3 7 में से एक कम करने बचता है 6। भरे हुए वर्ग होने चाहिए 6। अगर भरे हुए वर्ग प्राथमिक हल में 5 हैं तो 6 बनाने के लिए एक सेल में हमें ई लिखना पड़ेगा, और अगर 4 हैं तो 6 बनाना है, 6 वर्ग भरे हुए होने चाहिए तो फिर 2 में हम जो है ई लिखेंगे। और इस प्रकार से ई रखने के बाद इन वर्गों को भरे हुए वर्ग मानकर हल ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी समस्या आती है अधिकतमीकरण के प्रश्नों को किस प्रकार से परिवहन प्रतिरूप विधि से हल किया जाए। अधिकतमीकरण के प्रश्नों की जहाँ तक हम बात करें तो चूंकि परिवहन प्रतिरूप जो है यह लागतों को न्यूनतम करने का प्रतिरूप है, तो फिर हमें मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में हम इनको किस प्रकार से लागू करेंगे, तो इसकी एक समझ लें आप। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पूर्व प्रति इकाई लाभ या लाभांश ज्ञात किया जाता है। कई जगह पर आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट आपके है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी होती है, अलग अलग डिमांड सेंटर्स की सेलिंग प्राइस अलग अलग दी होती है। तो ऐसी स्थिति में तो उनके आधार पर उसका प्लस माइनस करके जो भी टोटल कॉस्ट जोड़ के सेलिंग प्राइस से घटा के पर यूनिट प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना होगा सेंटर वाइज, है ना। तो या तो देगा, अन्य तो हमें निकालना पड़ सकता है। तत्पश्चात इस प्रकार से हम एक सबसे पहले लाभ की सारणी ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की सारणी होती है, अब हमें लाभ की सारणी ज्ञात हो जाएगी कि प्रत्येक आपूर्ति केंद्र से प्रत्येक मांग केंद्र को यदि एक वस्तु बेची जाती है, मांग केंद्र पर बेची जाती है, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के उस सेंटर की सेलिंग प्राइस में घटा के लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ की सारणी ज्ञात करने के पश्चात इस लाभ की सारणी में सर्वाधिक लाभ की राशि है, उसमें से प्रत्येक वर्ग का लाभ घटाकर सापेक्षिक हानि रिलेटिव लॉस ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कहीं एक आध दो सेल में लॉस भी है और प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट 10 रुपये है, तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट 10 रुपये में से सारे सेल की प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमें सापेक्षिक लॉस याद हो जाएगा। इस सापेक्षिक हानि, जब ये सारणी है तो हानि को हम क्या करना चाहते हैं? न्यूनतम। तो हानि को न्यूनतम करने हेतु हम यहाँ परिवहन प्रतिरूप को अपनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे
कि अंतिम उत्तर ज्ञात करते समय आवंटन सापेक्षिक हानि के आधार पर लेंगे, किंतु लागत के स्थान पर लाभ की सारणी से लाभ राशि का प्रयोग करके ही हम सही लाभ, अधिकतम लाभ की राशि ज्ञात करेंगे। बात करते हैं वरीय मार्ग की, प्रीफर्ड रूट। प्रीफर्ड रूट क्या होता है? कभी कभी यदि हमें किसी वर्ग एम एन का मतलब कोई एम्स जिसमें सप्लाई सेंटर और एंड डिमांड सेंटर है, ऐसे दोनों के मिलने वाला जो कॉमन ओवेनियस जो कोस्ट है एम एन सेल जो है, उसमें पी इकाई अवश्य भेजनी है, हमारे प्रेफरेंस है वही उसमें पी इकाई भेजनी है। तो उस आपूर्ति केंद्र की कुल आपूर्ति में से तथा संबंधित मांग केंद्र की कुल मांग में से पी इकाई कम करके, अर्थात मान लीजिए एम जो सप्लाई सेंटर उसकी सप्लाई मान लीजिए 200 इकाई है और हम 20 इकाई उस एम एन सेल में भेजना चाहते हैं, तो 200 में से 20 कम कर देंगे, एम की रिमेनिंग जो सप्लाई है वो 150 यूनिट की मानेंगे। मान लीजिए एन जो डिमांड सेंटर है, उस एन डिमांड सेंटर की डिमांड मान लीजिए आपके 100 इकाइयों की है, तो उसकी डिमांड भी हम पी इकाई से कम कर देंगे, अर्थात उसकी 50 इकाई कम कर देंगे, उसकी डिमांड हम 50 इकाई की ही शेष मान करके आगे उसको हल करेंगे। तो इस प्रकार संबंधित मांग केंद्र और संबंधित पूर्ति केंद्रों में से उस जितनी इकाई प्रेफरेंस की उतनी इकाई पी इकाई कम करके शेष इकाइयों के आधार पर उस परिवहन समस्या को हल कर लेंगे। लेकिन अंत में हल के आधार पर ज्ञात विवरण में एम एन वर्ग में जो पी इकाई हमने पहले अलग निकाल ली है, उन पी इकाइयों को जोड़ते हुए ही सही हल हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रतिबंधित मार्ग की, प्रोहिबिटेड रूट। प्रोहिबिटेड रूट क्या होता है? कई बार व्यवहार में ऐसी स्थिति होती है कि वास्तव में किसी सप्लाई सेंटर से किसी विशेष डिमांड सेंटर पर जाने वाला जो रास्ता है या तो बहुत दुर्गम होता है या अत्यधिक कष्ट साध्य होता है, या हो सकता है उस रास्ते में कोई ऐसा व्यवधान हो कि वो वहाँ से वहाँ जाया ही नहीं जा सके। तो व्यावहारिक रूप से या कोई और कारण हो सकता है, तो यदि किसी विशेष सेल पर एम एन सेल यदि कोई है, यदि किसी वर्ग एम एन में इकाई नहीं भेजनी है, हमें लगता है कि भाई यहाँ से यहाँ इकाई नहीं जा सकती है, तो प्रश्न आता है कि उस सेल को हम कैसे बचाएं या एक तरह से उसमें क्या इकाइयों का आवंटन ना हो। क्योंकि जो अब तक आपको बताया परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत, जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंतर्गत इकाइयों का आवंटन कर समय गणितीय विधि है, वह उस व्यावहारिक कठिनाई को वास्तविक कठिनाई के आधार पर गुणात्मक रूप से उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो उस वर्ग से संबंधित जिस वर्ग में हम कोई इकाई नहीं देना चाहते, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी हो, हम उस वर्ग की प्रति इकाई लागत को बहुत बड़ी इनफाइनाइट मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं, और उसकी लागत वास्तविक लागत के स्थान पर हम उसकी लागत अनंत लिख करके और उस परिवहन समस्या को हम हल कर लेंगे। तो चूंकि परिवहन समस्याओं में हमारा उद्देश्य लागत न्यूनतम करना होता है, अतः इस वर्ग में अधिकतम लागत होने के कारण स्वतः ही उस वर्ग में किसी भी इकाई का आवंटन नहीं होगा और हम जो चाहते हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कुछ विशेष समस्याएं थीं जिनकी मैंने अभी आपके समक्ष चर्चा की है। व्यावहारिक रूप से आप जब इनको हल करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप परिवहन समस्याओं के गणितात्मक हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।